Hello everyone, welcome to Gate Trinity and I am here with the new notification from the ISRO. So ISRO के लिए अभी हम लोगों के पास में एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकला था जुलाई के टाइम पे साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए आपका, तो उसका अभी आपका रिटन एग्जाम जस्ट होना बाकी है। उसकी एक अपडेट अभी आपके मेल पे आई थी, उसको होपफुली आप सबने देखा होगा। ये रिक्रूटमेंट जो आपके पास निकल करके आया है इसरो का, दैट इज फॉर द एमटेक स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जितने भी हमारे एमटेक के स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के पास में ये बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे पास क्या एमटेक करने के बाद पीएसयूज के ऑप्शंस होते हैं। यस, आपके पास में एमटेक करने के बाद भी पीएसयूज के ऑप्शन होते हैं और उस कैटेगरी में आपके पास में ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल करके आया है फ्रॉम द इसरो। ठीक है, तो चलिए इसके डिटेल्स के बारे में आपसे बात करते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट होने वाला है, किसकी आपको नीड है और कैसे जो है ना आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इसरो में आपके पास कैसे चांसेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, सारी आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिक्रूटमेंट हमारा निकल करके आया, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट। एससी पोस्ट हमारे पास के है, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, डॉक्टर, मतलब काफी सारी पोस्ट हमारे पास में है इसरो के अंदर। और ये जो रिक्रूटमेंट आपके पास निकल करके आया, एक चीज ध्यान रखिएगा हमारे पास में कि यूआर राव सैटेलाइट सेंटर जो हमारे पास यूआरसी जिसको हम बोलते हैं, जो कि बेंगलुरु में है कर्नाटका में, वो जनरली हमारे पास इसरो का ही सेंटर है, लॉन्चिंग पैड हमारे पास में है, एंड दैट इज द फोरफ्रंट फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये मेन टास्क उनका रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पोस्ट आपकी निकल करके आई है इसरो के अंदर में, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पोस्ट के बारे में। तो ये जो हमारे पास पोस्ट है किसके लिए है, अभी एक चीज उन्होंने लिखा है कि द पोस्ट आर टेम्पोररी। ठीक है ना, मतलब रेगुलर पोस्ट है बट द पोस्ट आर टेम्पररी, बट दैट में बी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू, ये हमारे पास परमानेंट भी होंगी। पहला पोस्ट कोड हमारे पास में जो है दैट इज मैकाट्रॉनिक्स के लिए है। हम सभी जानते हैं मैकाट्रॉनिक्स से एमटेक भी होता है। 2 पोस्ट हमारे पास में है और ये दोनों की दोनों पोस्ट जो हमारे पास में है अनरिजर्व या फिर रिजर्व है, दोनों की दोनों पोस्ट अनरिजर्व है, ओपन टू ऑल है, इसके लिए कोई भी फाइट कर सकता है। और इसके अंदर हमारे पास में आपका एमटेक डिग्री मांगा गया। एमटेक डिग्री किसमें होना चाहिए, मैकाट्रॉनिक्स में। आपको पता है कि मैकाट्रॉनिक्स के अंदर में काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिकल के और इसके साथ साथ हमारे पास बाकी ब्रांचेस के भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन टास्क हमारे पास में है और इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। तो पहला पोस्ट हमारे पास में मैकाट्रॉनिक्स का है। इसमें एमटेक आपका मैकाट्रॉनिक्स में होना चाहिए 60% या फिर सीजीपीए 6.5 से अगर 10 पॉइंटर स्केल है तो उससे ऊपर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में प्री एलिजिबिलिटी भी एक चीज बोली जा रही है। प्री एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके पास में बीटेक का जो डिग्री होना चाहिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बीटेक प्लस आपके पास में एमटेक अगर मैकाट्रॉनिक्स का है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस मैकाट्रॉनिक्स पोस्ट। ठीक है, देन हमारे पास में जो नेक्स्ट पोस्ट आपके पास में है दैट इज द पोस्ट ऑफ मटेरियल साइंस, दैट इज पोस्ट कोड 2। इसके अंदर हमारे पास में एक सिंगल हमारे पास में आपके पास पोस्ट है और ये भी ओपन टू ऑल है, अनरिजर्व है। और इसके अंदर जो हमसे बात की जा रही है दैट इज जनरली किसके लिए है, सो यहाँ पर भी हमारे पास एमई एमटेक डिग्री होना चाहिए या फिर एमएससी हमारे पास में इंजीनियरिंग के अंदर में, या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, कौन सी ब्रांच से एमटेक होना चाहिए, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है कि पीएचडी के अंदर में आईआईटी गुवाहाटी के अंदर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। ठीक है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। तो आपके पास में अगर ये एमटेक का डिग्री है, स्पेशलाइजेशन इन फर्स्ट क्लास इन एग्रीगेट, मिनिमम ऑफ 60% एमटेक में मार्क्स होने चाहिए, या 6.5 आपका सीजीपीए आपका होना चाहिए 10 पॉइंटर स्केल पे। ठीक है ना, और प्री एलिजिबिलिटी आपके पास में है कि बीटेक आपके पास में जो होना चाहिए वो केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मतलब जिनका बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में है और जो एमटेक अगर पॉलीमर साइंस या फिर आपका मटेरियल से कर रहे हैं, मेटलर्जिकल से अगर कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है ना, तो आपके पास केमिकल से, मैकेनिकल से अगर आपके पास बीटेक का है और आपके पास बीटेक के अंदर भी 65% या फिर आपके पास सीजीपीआई 6.84 तक का आपके पास अगर है, देन यू आर एलिजिबल। ये ध्यान रखिएगा, प्री एलिजिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर आप प्री एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट नहीं हो रही, अगर आपका बीटेक का अगर सीजीपीए 6.8 से अगर कम है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। एमटेक की तो बात छोड़ो। ठीक है, तो बीटेक में भी आपका जो परसेंटेज मार्क्स है 65% या फिर 6.84 सीजीपीए आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी एमएससी के अगर कैंडिडेट्स है तो उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप एमएससी से रिलेटेड हैं तो आपके पास में केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स से एमएससी आपके पास है अगर, देन उसके बाद आपने अगर एमटेक किया हुआ है ऊपर किसी भी ब्रांचेस से, देन यू आर आल्सो एलिजिबल। बट आपका एमएससी के अंदर भी 65% या 6.84 का पॉइंटर पेस आपका होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्ट है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की भी पोस्ट है, तो मैथमेटिक्स के अंदर भी सेम चीज़ एमएससी मांगा गया है यहाँ पर, और इसके साथ साथ बीएससी होना चाहिए, फिजिक्स के लिए भी है। अब आते हैं सीधे अपने पोस्ट में रिक्रूटमेंट कैसे होने वाले। बाकी पोस्ट हमारे पास आपकी जो है वो आपके पास आईआईटी या फिर डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
रिक्रूटमेंट्स को। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो हमारे पास कैसे रहने वाला है, तो उसके लिए जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बिकॉज ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबके दिमाग में रहता है कि हमारे पास सिलेक्शन कैसे होने वाला है। सो पे स्केल एंड अलाउंसेस की यहाँ पर बात की गई है, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। जो हमारे पास साइंटिस्ट इंजीनियर की जो पोस्ट सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की है, ठीक है, जो मैकेट्रॉनिक्स और हमारे पास मटेरियल साइंस दो के मैं आपसे बात कर चुका हूँ, तो ये हमारे पास जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल, मैक्सिमम एज जो है ना हमारे पास 30 साल है, ठीक है। तो इसके लिए खास ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोड 1 और 2 की ही मैंने आपसे बात की है। पोस्ट कोड 1 और 2 के अंदर मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। पे स्केल हमारे पास लेवल 10 का है, और हमारे पास अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस एंड नॉर्मल आपके पास जो है 56,100 पर मंथ एडमिशनल अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा जो डिस्कशन है वो इस पोस्ट के लिए है। ये हमारे 2 पोस्ट जिनके लिए आप एलिजिबल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए इस क्राइटेरिया ये है लेवल 10, और ये हमारे पास में क्या है, एनवायरमेंट्स आपको जो मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ। तो एज रिलैक्सेशन जैसा कि आपको मिलता है 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, एंड जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का है। अप्लाई करने के लिए आप सिंपली जो है ना इनमें से कोई भी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, इसरो, URC, ISTRAC वेबसाइट किसी पर जा सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर आपके पास में 10 फरवरी से आपका 1 मार्च तक रिक्रूटमेंट का वेब पोर्टल जो है वो आपका ओपन है, ठीक है। तो अभी रिक्रूटमेंट्स का आपका पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आप आराम से जा करके जो है ना अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले द एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड अंडर नेशनल कैरियर्स सर्विस पोर्टल एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस में विजिट कैरियर्स पेज ऑफ इसरो वेबसाइट एंड फॉलो द एप्लीकेशन प्रोसीजर। ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। अगर आपने यहाँ पर पहले अगर पोर्टल में अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है ना, तो वो लोग जो है ना डायरेक्टली जाकर के इसरो के उसमें जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको आपकी नीड होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप पहले कहीं भी काम कर रहे हैं। कोई भी आपको जो है ना टीए ट्रैवल अलाउंस से आपको जो है ना पे किया जाने वाला नहीं है, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आपका कलर साइज का फोटोग्राफ है, सिग्नेचर्स हैं, देन आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, एंड आपके पास में जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है तो उनके भी सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस जो आपको पे करनी है वो आपके पास 250 रुपीज़ आपको पे करनी है साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हमारे पास यूनिफॉर्मली however initially as candidates are uniformly 750 rupees per application as processing fee भी आपको पे करनी है। The processing fee will be refunded only the candidates who appear in the written test। जो भी रिटर्न टेस्ट देने जाएगा तो उसका ये 750 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो आपको 750 + 250 मीन्स आपको 1000 रुपीज़ आपको पे करना है, ठीक है ना। देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस। जो बाकी हमारी कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है, उनकी बात की जा रही है, टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, उनके लिए 100 रुपीज़ + 500 है। आप लोग अगर जो फिलअप करने वाले हैं साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए तो आपको 1000 रुपीज़ एक्चुअली पे करना पड़ेगा, बट 750 इज रिटर्नेबल इफ यू अपीयर फॉर द रिटन एग्जाम, राइट। चलिए, और दूसरा अगर आप बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस का बात हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारे पास, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले तो हमारा है आपका इंजीनियर, साइंटिस्ट इंजीनियर SC की पोस्ट के लिए ME MTech बेस्ड अगर मैं बात करता हूं तो इसका ध्यान से देख लीजिएगा बेटा कैसा आपके पास एग्जाम आने वाला है, पैटर्न क्या है एग्जाम का। पहला जो हमारे पास पार्ट A रखा गया है वो एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट है। ये टोटल हमारे पास में क्या है, इसका ड्यूरेशन 75 मिनट का है, ठीक है ना, मतलब 1 घंटा 15 मिनट का ड्यूरेशन है। यहाँ पर 60 मार्क्स आपके पूछे जाएंगे, +1 आपको मिलेगा पॉजिटिव, -1/3 आपका नेगेटिव होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके MCQs होंगे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 60 मिलेंगे। पैटर्न क्या रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा, पैटर्न बहुत जरूरी है। तो ये 60 क्वेश्चन में से 40% क्वेश्चन मतलब 24 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपके बीटेक के सिलेबस के होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के होंगे, आप जिस भी ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं। तो 60% जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चंस हमारे पास में रहने वाले, मतलब 36 क्वेश्चन जो होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द MTech सिलेबस। तो MTech की अगर बात की जा रही है तो मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां से भी आपने MTech किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 60% मतलब 36 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन बीटेक के, 36 क्वेश्चन होंगे MTech सिलेबस के। ये है आपका रिटर्न का क्राइटेरिया। और अगर दूसरा हमारे पास ये पार्ट A था तो पार्ट A के अंदर 60 क्वेश्चंस हमारे पास हो गए। पार्ट B के अंदर अगर हम आ रहे हैं तो पार्ट B हमारे पास 30 मिनट्स का होगा और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे होंगे 15 क्वेश्चंस, तो ये टोटल हो जाएंगे 75 क्वेश्चंस। तो पार्ट B के अंदर हमारे पास में क्या होगा, एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट। जैसा मैं आप सभी से बोलता हूँ हमेशा कि भाई साहब गेट के बाद भी आपको एप्टीट्यूड पर अपना टच बना करके रखना है, तो आप एप्टीट्यूड के थ्रू जो है ना अभी भी आपके पास में क्या है, चांसेस रहते हैं आगे कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पर आपको इसे फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वो हमारे पास 30 मिनट का होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमारे पास इस सेक्शन में नहीं है, ठीक है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, 20 मार्क का हमारे पास में ये होगा। इसके अंदर एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायमेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ये हमारे पास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन पार्ट C के अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्राइब करके आपको लिखना होगा।
और ये हमारे पास 30 मिनट का होगा, ये भी 20 मार्क का है और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या है, ये बाद में डिसाइड किए जाएंगे कि एक्चुअली कितने होंगे। तो 75 एक्चुअली हमारे पास में क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं, 60 + 15, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे अभी ये नहीं पता है। तो टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का है पेपर रखा जाएगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा हमारे पास में कि आपका पेपर का हार्डनेस कैसा है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेवेंट टू मेंटेन स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट ओनली टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द टफनेस ऑफ द एक्सपर्ट, मतलब क्वेश्चंस किस लेवल के हैं उसके बेसिस पर आपके मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। और ये पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, आधे घंटे का, 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो 2-2 नंबर के होंगे, 4-4 के होंगे, 5-5 के होंगे, 10-10 मार्क के होंगे, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। ये है इसके पेपर का एक्चुअली में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस और इसका पेपर का क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है और ये आपको खास करके ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसने अब क्वालिफाइंग के लिए भी उसने कुछ मेंशन किया हुआ है, ये चीज़ आपको होपफुली पता चल चुकी होगी। तो ये ME MTech के लिए था, जो MSc वाले कैंडिडेट्स हैं उनका क्राइटेरिया अलग है। एंड इसके बाद में जो पास क्राइटेरिया है ये ध्यान रखेगा, पासिंग के लिए जो ME MTech हैं वाले हैं उनको 50% हर सेक्शन में लाने हैं। 50% सेक्शन ए में लाने पड़ेंगे, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी सभी में 50% आपको लाने पड़ेंगे, तब आप जो है ना एक माना जाएगा कि आप पास हुए हैं, रिटर्न आपने पास किया है, आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हुआ है। इंटरव्यू आपका जो है वो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स आपको 100 में से लाने पड़ेंगे, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो एग्रीगेट है वो आपका 60% होना चाहिए, MTech वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो वो आपके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मतलब कि जो ओवरऑल हमारे पास में जो पूरा का पूरा पेपर होगा 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में से एग्रीगेट आपके 60% होने चाहिए, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो इसका खास ध्यान रखिएगा, ओवरऑल 100 मार्क्स में से 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और हमारे पास रिटन इंटरव्यू को मिला करके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए, नॉट द रिटन प्लस इंटरव्यू मिला करके आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, ये खास ध्यान रखिएगा ME MTech कैटेगरी के लिए। बाकी जो हमारे पास आपका पैटर्न है ना वो हमारे पास बाकी एग्जाम्स के लिए है। तो ये हमारे पास में आपके पास में जो पोस्ट निकल करके आई है इसके लिए जो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है, मैं पहले बता चुका, दिस पोस्ट इज फॉर द MTech कैटेगरी, तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, ये खास करके ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास तुरंत क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि सर एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने के अंदर में होना चाहिए, बट यू नेवर नो कि बोर्ड का क्या डिसीजन है और कब रिटर्न वो करा सकता है। तो आपका काम है फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म फिलअप करिए। एक पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक पोस्ट की नीड होती है जिंदगी में, आपको एक ही पोजीशन, एक ही कुर्सी चाहिए, आप 4 कुर्सियों में नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये पोस्ट आप फिल कर रहे हैं तो जी जान लगा करके मेहनत करिए। बाकी इन फ्यूचर कहीं भी आपको अगर हेल्प की नीड होती है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज़ ये है कि जो लोग भी अभी अपकमिंग एग्जाम बार की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि अभी आपका कल संडे के दिन से हम लोगों ने अपना फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं अपीयर हुआ है तो फिर से आप वही गलती कर रहे हैं जो आपने अपने गेट की प्रिपरेशन में की थी, इसलिए आपके पास अभी भी मौका है, ठीक है ना। एक लोवेस्ट कॉस्ट पे हम आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज पर जाकर के फटाफट एनरोल कर लीजिए और नेक्स्ट टेस्ट के साथ में लाइव मॉक टेस्ट में अपीयर होइए और वहां से अपनी परफॉर्मेंस को चेक करिए कि एक्चुअली आपको कितना नॉलेज है। एंड इसके साथ साथ जो भी हमारे स्टूडेंट्स अभी करंट टाइम पर जो 2025 और 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप पहले से हमारे साथ इनरोल्ड हैं तो ये मैसेज अपने कलीग्स एंड जूनियर्स तक पहुंचाइए कि केमिकल इंजीनियरिंग का कोई एक ऐसा इंडिया के अंदर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अब जो आपको लोवेस्ट कॉस्ट पर एंड बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है विद ऑल फैसिलिटीज, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड साथ साथ में आपको सारे के सारे जितने भी रिक्रूटमेंट्स एग्जाम्स होंगे उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में बल्क में मूव करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास ऑफर्स अवेलेबल हैं। आप अपने कलीग्स के साथ में मिल करके बल्क में सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से हमारे जो है ना कोई भी ऑफर को आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आपके पास में आएगा तो मेरी तरफ से आपको जो है नोटिफिकेशन दिया जाता रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।